मैं प्रवीण अहलावत हूं, आप सबकी खबर टीवी देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ आशीष खनकवाल हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं। आज अपने जज्जर के दौरे पर हैं और तमाम पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं क्योंकि 2024 के चुनाव की जो सुगबुगाहट है उसकी चर्चा हरियाणा प्रदेश में अभी से शुरू होने लगी है। कई तमाम तरह के मुद्दे हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर आम जन में चलते रहते हैं। उन तमाम मुद्दों पर इनसे चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है सबसे पहले तो आपका। थैंक यू। सबसे जो बड़ा सवाल फिलहाल हरियाणा प्रदेश के आम जनमानस के दिमाग में घूम रहा है, आखिरकार 2024 में बहुजन समाज पार्टी को आप कहाँ पे खड़ा हुआ देखते हैं? देखिए, कोई भी पार्टी हो और सभी ये कहते हुए हमारी सरकार है अब की बार, तो इस बात में भी कोई दो राय नहीं। अभी पीछे कुछ एक सीटें हमारी बस थोड़े ही बहुत गैप से रही हैं, इसमें 10-12 सीटें ऐसी रही जो इन बिटवीन 4 और 5,000 के नियर अबाउट रही हैं। तो अब की बार पूरा फोकस है हमारा भी कम से कम सरकार में शामिल जरूर होंगे। सरकार में शामिल आखिर किस तरीके से हुआ जाएगा? क्या इसको गठबंधन की तरफ जा सकते हैं, इस तरीके से देखा जाएगा? देखिए, गठबंधन तो प्रदेश आला कमान जो है, जो राष्ट्रीय हाईकमान आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, यहाँ के इंचार्ज हमारे रामजी गौतम जी हैं, CP सिंह जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं एडवोकेट गुरमुख सिंह जी, वो डिसाइड करेंगे गठबंधन होना है या नहीं होना है। अगर गठबंधन नहीं हुआ हमारा तो भी हम सरकार के अब की बार जो हरियाणा प्रदेश बहुजन समाज पार्टी सत्ता में शामिल जरूर होगी। किसके साथ शामिल होंगे, क्या देखते हैं? अभी ऐसा कुछ है नहीं और ऊपर से भी कोई ऐसे आदेश है नहीं, न कोई बातचीत चल रही है। तो गठबंधन की इवन पीछे माननीय बहन जी ने जब मुलाकात हुई थी, तकरीबन सभी जिला कमेटी को, विधानसभा कमेटी को, प्रदेश कमेटी को बुलाया था, तो गठबंधन की ऐसी कोई बात नहीं चली। और बहन जी ने ये कहा था भी हम जो है अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे और अपने बलबूते पे ही सामाजिक गठबंधन करके, अलग अलग जातियों से गठबंधन करके नीचे ग्राउंड लेवल पे हम सत्ता में शामिल होंगे। अच्छा, देखिए कि बसपा के पास अपना खुद का एक स्पेसिफिक वोट बैंक है और हरियाणा प्रदेश की प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसी चीज़ रही, लेकिन कई रूमर हैं जो बहुजन समाज पार्टी के बारे में चलते हैं, जो आपका मेन वोट बैंक है उन्हीं लोगों में चलते हैं कि मायावती शायद सुनती नहीं है, शायद हरियाणा प्रदेश की जो नब्ज़ है शायद उसको वो पकड़ती नहीं है। इसलिए क्योंकि जो भी पिछले भी आपके गठबंधन हुए, चाहे इनेलो की बात कर लीजिए, खैर इनेलो तो खुद ही टूट गई थी, उसके बाद चाहे जजपा के साथ हो, आखिरकार गठबंधन होना इतनी जल्दी से है वो टूट जाना, उससे निराशा कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में वो आ जाती है। क्यों होता है आखिरकार ऐसा? देखिए, समझ नहीं पा रहे हैं हरियाणा प्रदेश के परिवेश को बहुजन समाज पार्टी, क्या दिक्कत मानते हैं? देखिए, माननीय बहन जी के बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जब भी जिले स्तर के नेताओं से प्रदेश विधानसभा स्तर के जो पदाधिकारी हैं, माननीय बहन जी उनको समय समय पर जो है गाइडलाइन देती रहती हैं, बुलाती रहती हैं और सच्चाई से रूबरू करवाती रहती हैं। गठबंधन करने कहीं ना कहीं प्रदेश में जो है, जो हमारा बूथ का वर्कर है वो भी ये चाहता भी कि एक बार गठबंधन करके सत्ता में जरूर शामिल हो। तो वैसे हम किसी के पास गठबंधन करने नहीं गए, चाहे वो इनेलो हो, चाहे वो JJP हो, चाहे वो सैनी राव हो, हम नहीं गए किसी के पास। वो लोग खुद आए, हमारे पास खुद आए हैं गठबंधन करने के लिए। तो मैंने बहन जी ने किसी को डिनाई नहीं किया है, लेकिन जब उनकी वजह से अगर बहुजन समाज पार्टी पे कोई गाज गिरे, बहुजन समाज पार्टी का अब इतना लंबा समय तक गठबंधन तो चल नहीं सकता। गठबंधन सारा या तो सरकार तक होता है भी सरकार बन गई गठबंधन चल जाए। अगर गठबंधन से सरकार बनी तो वो डिपेंड करता है भी जैसे 5 साल चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन मोस्टली गठबंधन इलेक्शन तक का ही होता है। इलेक्शन के बाद अगर आपकी सीटें निकलती हैं, आप सत्ता में शामिल होते, तो भी कंटिन्यू होता रहता है। देखिए, प्रकाश भारती ने जब पार्टी को छोड़ा था, देखिए बेहद मजबूत चेहरे थे आपकी पार्टी के, हरियाणा प्रदेश में काफ़ी अनुभव भी उन्हें था। तो प्रकाश भारती ने एक तरीके से कहें कि इस तरह के आरोप भी लगाए थे कि शायद सुनी है वो नहीं जाती है और हम पक्षधर थे किसी स्थानीय पार्टी के साथ गठबंधन हो, लेकिन आला कमान है उन बातों को प्रदेश में सीरियस नहीं लेती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको बसपा ने कभी सीरियस आखिरकार क्यों नहीं लिया? क्योंकि प्रकाश भारती एक ऐसे चेहरे थे जो मजबूती थे, वो पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा आखिरकार बार बार क्यों हो रहा है? देखिए, पंजाब में गठबंधन था जो अभी तक कायम है, लेकिन हरियाणा प्रदेश में नहीं हो पा रही है ये चीज़ें। देखिए, पंजाब में गठबंधन था ना, तो पंजाब के लोगों ने हमें धोखा नहीं दिया। कहीं ना कहीं वोट ऑफ परसेंटेज पार्टी का गया गठबंधन का वहाँ बड़ा है। और पीछे जब JJP के साथ गठबंधन टूटा हमारा, तो उस मीटिंग में जो है जिले के अध्यक्ष, आप सीटें ज़्यादा, इतनी ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ जिले के अध्यक्ष भी शामिल थे उसी मीटिंग में। लखनऊ में हमारी मीटिंग थी, वो प्रकाश भारती जी भी थे उस समय, और जो अदर प्रदेश के प्रभारी थे, इंचार्ज थे, वो डॉक्टर मेघराज सिंह वो भी थे। तो वो जो गठबंधन टूटा वो सबके सामने टूटा
और वो ये बात हुई थी, हमारी सीटें भी हमारी हो गई थी 50-50 हो गई थी, 45-45 दोनों जेजेपी की और बीएसपी की। लेकिन बात आई थी कि जो हमने जो 10-12-15 सीटें जो चूज़ कर रखी थी ऑलरेडी, उन पे इन लड़कों ने ये कहा भी हम जो है रिव्यू कमेटी बिठाएंगे और उन सीटों में से हमें सीटें चाहिए, जबकि वो सीटें हमारी ऑलरेडी जब 2-4 हज़ार के गैप से आ रहे हैं हम, तो वो सीटें उनको कैसे दे सकते हैं। तो बेंजी ने मना कर दिया, भाई उन पे कोई रिव्यू कमेटी नहीं है, आपको गठबंधन करना चाहते हो आप तो 45-45 पे गठबंधन रहेगा, लेकिन उन 12-15 सीटों पे हमारा कोई रिव्यू कमेटी नहीं है, वो हमारी है। बसपा एक कैडराइज पार्टी मानी जाती है, संगठनात्मक पार्टी है, संगठन ही बसपा की असली मजबूती है। तो क्या मान के चले, क्या बसपा का संगठन है कि आज के दिन तितर बितर हो गया? क्योंकि संघीय एजेंडे की बात कर लें, चाहे आरएसएस की आप बात कर लीजिए, विश्व हिंदू परिषद का कैडर हो, बजरंग दल की बात हो, चाहे अगर हम वामसेव की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि आपका संगठन क्या ठहर पाता है इन सभी चीज़ों के सामने? देखिए, हम मानते हैं कि हमारे सामने अगर कोई टिकता है तो बीजेपी या आरएसएस ही टिक पाती है, अदरवाइज़ कांग्रेस को हम आसपास भी नहीं मानते। और बहुजन समाज पार्टी की बम से भी मजबूत है, और बहुजन समाज पार्टी का अपना कैडर भी मजबूत है और संगठन भी मजबूत है। हरियाणा प्रदेश में कहाँ तक मजबूत मान? जिनकी राजनीतिक इच्छाएं होती है ना, जो मोस्टली लोग या तो सिर्फ राजनीति करने के लिए आए हों या कैडर में टिकने के लिए आए हों, तो कहीं ना कहीं जो लोग पीछे पार्टी से निकले हैं उनकी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एम्बिशंस ज़्यादा बड़े थे, और उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस यहाँ पूरे नहीं हो पाए तो वो छोड़ के चले गए। तो संगठन तो ऐसे ही चल रहा है। देखिए, बसपा कोई ऐसी पार्टी तो है नहीं, देखिए काफ़ी रिच पार्टियां हैं। बसपा कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि जो आए दिन बड़ी बड़ी रैलियों का खर्च व्यय करे या अन्य प्रचार प्रसार पे अधिक लगाए। कैडराइज पार्टी है। संगठन को मजबूत करने के लिए बसपा की तरफ से हरियाणा प्रदेश में क्या पहल हो रही है? क्या मानते हैं इस चीज़ की कहीं ना कहीं कमजोरी है, वो निकल के सामने आ रही है प्रदेश में? देखिए, 2014 से पहले आप जाइए थोड़ा सा, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी असेंबली में मेरे ख्याल से 500 वोट भी नहीं होंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के उस समय भी 10,000, 5,000, 4,000 वोट आते रहते हैं। अपना पर्सनल उनका पार्टी का अपना हमारा खुद का वोट बैंक है, और वो आज तक डिगा भी नहीं है, जबकि हम सत्ता में भी नहीं आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो है लोग हम पे कुछ ब्लेम करते रहें, हम उनको सहते रहें। संगठन मजबूत था, संगठन मजबूत है, संगठन मजबूत आगे रहेगा। अगर गठबंधन होता है तो किसकी तरफ जाना चाहेंगे? बतौर आपके निजी विचार में आखिरकार जानना चाहूँगा। सर, हम देश में ना हमारी ये राज्य सत्ता की लड़ाई है, और विदाउट असेंबली हरियाणा प्रदेश में मैं तो एक बात कहूँगा कि ये सबसे बड़ी दिक्कत निकल के सामने आती है कि बसपा के कोई भी अधिकारी शायद अपनी आखिरकार निजी अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या बसपा पार्टी में नहीं है, अपनी निजी राय आखिरकार आप क्यों नहीं रख पाते? तभी ये बात चलती है कि सुनी ही नहीं जाती है। मैं निजी राय आपसे पूछ रहा हूँ, अब उसके बारे में तो आप आज़ाद हैं, आप बता सकते हैं किसके साथ होना चाहिए, आखिर होगा। देखिए, निजी राय किस में होती है? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में निजी राय तो टिकटों पे बनती है, और टिकटों पे मान्य बहन जी ने आज तक अपनी चलाई नहीं है, कार्यकर्ता की चली हमेशा। अगर 20-50 कार्यकर्ता इकट्ठे होकर चले गए प्रदेश हाईकमान के पास या राष्ट्रीय हाईकमान के पास, तो टिकटें डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, टिकटें उन्हीं को मिली हैं, जो कैडर के लोग हैं उनको भी टिकटें मिली हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं भाई हमें बोलने की अभिव्यक्ति नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में एकमात्र बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जिसमें सिर्फ बोलने की अभिव्यक्ति यही है, बाकी नहीं है। बाकी तो अदरवाइज़ लोग पैसे दे करके टिकटें खरीदते हैं। कोई हमें बताए भाई हमने किसी से पैसा लिया हो, किसी को टिकट दी हो, हमारे कार्यकर्ता ने जिसको बोल दिया, पार्टी हाईकमान ने उसको जो है मैदान में उतार दिया। चलिए, प्रदेश के आखिरकार किन मुद्दों को आप देख पा रहे हैं? क्योंकि राजनीति जो है वो मुद्दों पर ही की जाती है। कौन से ऐसे मुद्दे फिलहाल है प्रदेश के आप देख पा रहे हैं? देखिए, वैसे तो लड़ाई हमारी जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें भारतीय संविधान दिया है, वैचारिक लड़ाई हो गई, वो नहीं, वैचारिक भी वो हम पे डिपेंड करती है कहीं ना कहीं, बहुजन समाज पार्टी पे। कौन मानता है संविधान को? बीजेपी कांग्रेस ने तो जो है संविधान को ख़त्म ही कर दिया तकरीबन। फिर भी अगर आप जनरली मुद्दे आप टच करें तो आप देखिए प्रदेश में जो है महंगाई कितनी हो गई है, बेरोज़गारी कितनी हो गई है। अब एजुकेशन पॉलिसीज़ की बात करें तो सेंटर कुछ एजुकेशन पॉलिसियाँ स्टेट पे थोप रहा है, स्टेट अपनी कुछ पॉलिसियाँ थोप रहा है। एजुकेशन बची कहाँ है? आज से 10 साल पहले आप एजुकेशन देख लीजिए, आप 20 साल पहले एजुकेशन का ढांचा देख लीजिए। सरकारी स्कूल होते थे तो बच्चे की पिटाई भी होती थी, और इवन मैं भी उस समय का पढ़ा लिखा बच्चा हूँ जिसमें 6th क्लास में जो है अल्फ़ाबेट सिखाए जाते थे, लेकिन 5वीं तक बच्चे का मैथ, हिंदी इतनी मजबूत कर देते थे बच्चे की कि पीटते भी थे बच्चे को। आज आप इंटेलेक्ट लेवल देख लीजिए, वो इवन इंटरनेट का ज़माना है तो बच्चे का कहाँ इंटेलेक्ट है? तो एजुकेशन कहाँ बची है? अब कुछ एक मुद्दों पे
अब जैसे कितने रेप्स हो रहे हैं, अब मतलब हमारे सामाजिक लोगों के हम अपने बात करें तो आज भी किसी थाने तस्ली में जाते हैं, किसी के साथ एट्रोसिटी हो जाती है तो जब तक 100-200 लोग इकट्ठे होकर के थाने का घेराव नहीं करते तब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती। तो अब हम कितने मुद्दे बताएंगे आपको। अब मोदी कह रहा था भाई सिलेंडर भी सस्ते करेंगे, हर किसी के खाते में 15 लाख डालेंगे। आज सिलेंडर की कीमत देख लीजिए। आज जो है एक तो वैसे ही मतलब ट्रांसपोर्टेशन में जाएं हम तो रोड टैक्स पहले ले लिया जाता है हमसे, आरसी बनवाने का 1-2 लाख रुपए कुछ एक परसेंटेज पे। आफ्टर दैट टोल भी लगा दिए, वो टोल भी फिर वो पैसा वसूल लें। तो या तो आरसी का पैसा ख़त्म कर दो, आप टोल से ले लो। तो मतलब कितने मुद्दे हम, सरकार हमेशा लूट मचा रखी है। अब 1947 के बाद मेरे ख्याल से देश में ऐसा कोई साल नहीं गुजरा 47 आज़ादी के बाद कि उस साल में कोई 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ का या 2 लाख करोड़ का घोटाला नहीं हुआ हो। जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, संविधान बचाने की चाहे बात हो, अन्य बात हो, तो ये राजनीतिक मजबूती से लड़ाई लड़ी जा सकती है, वैचारिक मजबूती से ये लड़ाई लड़ी जा सकती है, क्या मानते हैं आप? नहीं, विचारों की मजबूती तो छोड़ी नहीं ना, गवर्नमेंट ने विचारों की मजबूती तो छोड़ी नहीं। तकरीबन राजनीति अब ऐसा बचा है, मनोहर साहब श्री राम कह गए भी सत्ता वो मास्टर की जिससे हर ताड़ा खोल सकते हैं हम। तो सिर्फ सत्ता बची है, राजनीतिक सत्ता, जिससे जो है संविधान को भी बचाया जा सकता है। इस देश में जो है समाज को भी, देश को भी बचाया जा सकता है। और मैं तो ये मानता हूँ कि पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर के जो सपनों का भारत था या फिर उससे पहले जो महापुरुष रहे हैं उनके सपनों का जो भारत है वो सिर्फ बीएसपी बना सकती है। बाकी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बस की बात नहीं है। बिल्कुल। तो झज्जर के स्थानीय पदाधिकारी भी हमारे साथ हैं, मनोज कटारिया हैं, जिला अध्यक्ष हैं। कटारिया साहब, आज आशीष खनकवाल भी आए हुए हैं, तो किन मुद्दों पर है आप लोगों की चर्चा हुई है और झज्जर में पार्टी के ग्राफ को है कहाँ तक देखते हैं, किस तरह की चीज़ें हैं जो फिलहाल सोच रहे हैं? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपका चैनल जो सोशल मीडिया के द्वारा और हर खबर को दिखाता है और हमारी पार्टी को बीच बीच में दिखाता है। उससे पहले हमारे पार्टी के जो भी लोकसभा प्रभारी लगाए प्रवीण फतेहपुरी जी और हमारे जिला अध्यक्ष सतप्रकाश दोजानिया जी, ये सारी बातें आपके सामने रखेंगे। तो मैं अपनी बात न रखते हुए अपने जो हमारे लोकसभा प्रभारी उनसे देखिए, बसपा बात करती है आदमी की स्वतंत्रता की, आज़ादी की, लेकिन जब आपसे माइक पे बात करते हैं तो आप बातों को टालते क्यों हैं? आपसे पूछा, आप बताइए क्या बात है? नहीं, आप बताओ किन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं? मुद्दों पे झज्जर में किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? देखिए, तो प्रदेश प्रभारी हैं, पूरे प्रदेश के हालात को देखते हैं। झज्जर में आखिरकार किस तरीके से देख रहे हैं? क्या बसपा को गठबंधन के तहत राजनीति करनी होगी? किस तरह देखते हैं? स्वतंत्र राजनीति बसपा करती है, गांव-गांव जाके अपने कैडर कैंप लगाती है। पहले भी बसपा की वही विचारधारा थी और आज भी बसपा की वही विचारधारा है। और जो पार्टी का जो सालाना मेंबरशिप सदस्यता अभियान चलता है उस पर पार्टी जोर दे रही है। सर्व समाज में सदस्यता अभियान लेकर हम चले हुए हैं। ग्रास रूट पे राजनीति करनी, ग्रास रूट पे स्वतंत्र। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या मान रहे हैं, किस तरह के आखिरकार है प्रयास है वो करने चाहिए? क्योंकि कैडराइज पार्टी है बसपा, ग्रास रूट पे आखिरकार किस तरह की मेहनत है कर रहे हैं? क्या नई चुनौतियां हैं जो सामने आ रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। जो आपने क्वेश्चन किया है, बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के संविधान को बचाने का काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों सरकारों ने भारतीय संविधान को बिल्कुल कमज़ोर बना दिया है। उस संविधान को बचाने का काम बहुजन समाज पार्टी कर रही है। आज जो मुद्दों की बात को ले लीजिए, आज जो मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा, महंगाई देखो कितनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। एजुकेशन को ले लीजिए, एजुकेशन अभी रोहतक नज़दीक है, रोहतक में MBBS जिन्होंने कर रखी है स्टूडेंट ने, वो आज धरने पर बैठा है। उनसे 40 लाख फीस सरकार ले रही है। तो एक माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा के 40 लाख कैसे पे करेंगे? हम अपने बच्चों को कैसे डॉक्टर बनाएंगे, कैसे IAS बनाएंगे? तो एजुकेशन पॉलिसी को इस सरकार ने बिल्कुल ख़राब कर दिया है। स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को ले लीजिए, सरकारी स्कूलों को सरकार मर्ज करने लग रही है। बल्कि यहाँ तक सरकार ने तो यहाँ तक पॉलिसी बनाई है कि सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ेगा उसको 500 रुपये देने पड़ेंगे और प्राइवेट स्कूल में जो बच्चा पढ़ेगा उसको सरकार 1100 रुपये स्कूल को देगी। इन तमाम, चलिए आप तो अवेयर हैं, लेकिन इन तमाम मुद्दों को एक आम जन तक पहुंचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही है?
बहुजन समाज पार्टी अभी चलो गांव की ओर मीटिंगें, जनसभाएं कर रही है। प्रत्येक गांव में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी जा रहे हैं, आम जनता के सामने इन मुद्दों को रख रही है और इन्हीं मुद्दों को लेकर बात की जा रही है और आम जन जागरूक हो रहा है। और सर्व समाज की बात करें, चाहे उसमें चमार समाज की बात करें, जाट समाज की बात करें, ब्राह्मण समाज की बात करें, प्रजापत समाज की बात करें, किसी भी समाज की बात करें, आज सर्व समाज बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रहा है। सर्व समाज ने कांग्रेस को मौका दे के देख लिया, बीजेपी को मौका दे के देख लिया, लेकिन दोनों ही पार्टियां नाकाम सिद्ध हुई हैं। अभी सर्व समाज बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रहा है और आने वाले समय में 2024 में लोकसभा और विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी जरूर सत्ता में शामिल होगी। बिल्कुल, सत्यप्रकाश जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी अनुभवी एक पर्सनैलिटी हैं बसपा पार्टी की, काफ़ी समय से हैं वो जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश जी, आप तो अनुभवी हैं, कैसे देखते हैं, क्या बतौर गठबंधन के तौर पर बसपा को जाना चाहिए या अब अकेले दम पे ही है, प्रदेश में है, वो राजनीति करनी चाहिए? आपका क्या अनुभव है? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने हमारे प्रदेश प्रभारी जी के जो बाइट ली है, और आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ। और प्रवीण जी, आप तो बहुत सुलझे हुए आदमी हो, बड़े ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हो, अटपटे है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमारी जो पार्टी की सर्वे सर्वा है, बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, हम गठबंधन समाज से करेंगे। लोगों से अलग अलग जो हमारे भाई बिछड़े हुए हैं उनको इकट्ठा करेंगे, लोगों में एक बात फैलाएंगे कि बीजेपी ने जितने सरकारी संस्थान थे सारे के सारे प्राइवेट हाथों में दे दिए। आज अगर शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास की 50% 49% नौकरियां जा रही हैं, तो साथ साथ जनरल समाज की भी जा रही है। बैकवर्ड जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो सबकी जा रही है, लेकिन जनरल समाज कतई अवेयर नहीं है। कुछ एक लोग भाई समझते हैं इस बात को। अभी आप देखो, ये जो किसान आंदोलन था 13 महीने तक धरना चला, तो वो अवेयर लोगों ने चला दिया। जो सर्विस पर्सन थे, जो सक्षम लोग थे समाज के, उन लोगों ने उस आंदोलन को 13 महीने तक चला दिया। तो हमारा यही है कि हमारे समाज में जो 1.5% लोग शिक्षित लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, हम उनको पहले तैयार कर रहे हैं। और ग्राउंड पे तो हमारा वर्कर हर जगह बैठा है। जब फाइनेंस हमारे पास होगा तो हम अपने ज़िले को मजबूती के साथ, और आने वाले समय में बड़ा एक प्रोग्राम, हरियाणा प्रदेश स्तरीय प्रोग्राम हम झज्जर में कराएंगे। ये हमारी ऐसी सोच है, उस पर हम काम कर रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, हमारा ज़िला पूरे हरियाणा में टॉप है, बहुत मतलब। सत्यप्रकाश जी, आप बात तो करते हैं किसान का मेरे वर्ग की, बिल्कुल दबे कुचले तबके की राजनीति करने की, लेकिन ये बताइए बसपा आखिरकार तब प्रदर्शन क्यों नहीं करती है जब भाजपा वर्तमान सरकार ने शेड्यूल कमीशन जो था उसको बंद कर दिया? बसपा तब राजनीति क्यों नहीं करती है जब कैटलॉग है वो पूरा भरा नहीं जाता है, जो पूरा हक है वो दिया नहीं जाता? बसपा तब धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करती है जब जो SC ST के, जो SC वर्ग के जो छात्र हैं, उनके वजीफे हैं, अन्य चीज़ें हैं, वो बंद कर दी जाती है? तब आखिरकार बसपा आक्रामक होकर ग्राउंड में प्रदर्शन क्यों नहीं करती है? नहीं, जब भी कोई मुद्दा आता है, जैसे 134 एक आया, हमने पूरे जो है ना भाई प्रदेश में जिला स्तरीय ज्ञापन दिए। और भी जितने मुद्दे हैं, जब SC का मामला था, उससे 2 अप्रैल को हमने आंदोलन किया, कितना बड़ा आंदोलन किया। तो वही है, आंदोलन बसपा करती है, लेकिन मीडिया हमारे प्रोग्रामों को दिखाता नहीं, हमारी बातों को छुपा के रखता है। और मीडिया एक किस्म का सरकार का चाटुकार हो चुका है। उन्होंने सरकार की कोई गलती नहीं गिनवानी, बस दूसरों पे एलिगेशन लगा के अच्छी बातों को भी दबा देना, ये मीडिया का काम हो गया आजकल। तो मेरा तो ये मानना है बसपा से ज़्यादा आंदोलन कोई नहीं कर रहा देश में। और हम तो संविधान की बात करते हैं। अगर देश में संविधान लागू होगा तो इस देश में आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है। आरक्षण एक मुद्दा बनाया गया और धीरे धीरे
नौकरियां हमारे लोगों से छीनी गई, हमारे अधिकार छीने गए, और ये सभी के छीने जा रहे हैं, अकेले SC/BC के नहीं। तो हम बसपा, देश में सबसे ज़्यादा आंदोलन बसपा करती है, लेकिन वो आंदोलन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मीडिया दिखाती ही नहीं। सिर्फ हमें क्या है, बीजेपी की बी टीम है, ये इस तरह के एलिगेशन लगा के हमें जो है ना बैकफुट पे ले जाने का काम मीडिया कर रहा है। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं कि मीडिया के झांसे में बार बार थोड़ी आएंगे। तो अभी बिल्कुल बढ़िया काम चल रहा है। हमारे चलो गांव की और जन जागरण अभियान चले हुए हैं, और हम उसमें काफ़ी सक्रियता से लगे हुए हैं, और आने वाले समय में आपको बड़ा प्रोग्राम भी झज्जर में देखने को मिलेगा। तो ये तमाम स्थानीय पदाधिकारी भी थे और प्रदेश प्रभारी आशीष खनकवाल हैं, वो आए हुए थे। बसपा की भविष्य की राजनीति को लेकर है, तमाम बातें हैं इनसे पूछी हैं, जो मुद्दे चल रहे हैं उनको लेकर पूछी है, और चलो गांव की ओर जो बसपा का प्रोग्राम है, क्योंकि जो बसपा की राजनीति है वो कैडराई राजनीति है, उसका जो सबसे मजबूत पक्ष है उसके जो संगठन के पदाधिकारी हैं वही होते हैं। और गठबंधन को लेकर भी सवाल किए हैं, क्योंकि कुछ लोगों की ये आवाज़ है वो निकल के सामने आती है कि गठबंधन है वो करना चाहिए। लेकिन बसपा के बारे में इतना तो अनुभव हो जाता है जब प्रोग्राम है और कहीं पे जाते हैं। बसपा के जो संगठनात्मक अधिकारी हों, कार्यकर्ता हों, बेहद डेडिकेटेड हैं, डिवोटेड हैं और बेहद मजबूत हैं। चाहे किसी भी परिस्थिति में अगर राजनीति करने की बात हो, तो जो बसपा के कार्यकर्ता जो राजनीति कर सकते हैं, शायद ही किसी अन्य पार्टी के पास ऐसा कार्यकर्ता होगा कि जो उन हालातों में भी राजनीति कर सकता हो। और भविष्य को लेकर बेहद उत्साहित हैं, 2024 के चुनाव को लेकर भी है, वो बेहद आशावान है कि बसपा है अब की बार प्रदेश में है, बेहद अच्छा प्रदर्शन है वो करके दिखाएगी। लेकिन गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये तमाम बातें भविष्य के गर्भ में हैं वो होंगी, क्योंकि जो बसपा पार्टी के जो फैसले हैं, आला कमान है, जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, वो सभी जानते हैं कि उनके दिशा निर्देशों पर ही होते हैं। लेकिन इतना तो इशारों में ये सभी बताया ही है कि अब की बार सत्ता में है बसपा की, वो भागीदारी होगी तो तमाम चीज़ें हैं वो प्रदेश की जनता के सामने आ ही जाएंगी। शुक्रिया।